हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक चैप्टर जो हमारा एक सब्जेक्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमारे AQ2 का सेमेस्टर एग्जाम है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो हमने यूनिट 1 को मैंने कवर कर दिया था। यूनिट 2 का पार्ट 2 आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आई होप ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम यूनिट 3 की ओर बढ़ेंगे। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप इसका रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, ताकि आप मुझे भी मोटिवेशन मिले, इंस्पायर हूँ और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो साथियों, आइए चलते हैं और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो आज का होने वाला है वो हमारा होने वाला है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। जी हाँ साथियों, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, लेकिन आते आते आप इसको एक यूज टू हो जाएंगे कि ये होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे जो क्वालिटी है जो हमारे प्रोडक्ट में, उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे, अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी तक कैसे प्रोग्रेस करेंगे, वो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बोलता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इसको हम QFD भी लिखते हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, या फिर आपको सिर्फ क्वालिटी फंक्शन के भी नाम से देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं। इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक ऐसा सच स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एक वेल प्लान्ड अप्रोच है टू डिफाइनिंग कस्टमर नीड्स आर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि उसको चेंज करते हैं एक स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर में, ताकि हम उन ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर पाएँ। ये हमारे यहाँ पे क्वालिटी फंक्शन का डिप्लॉयमेंट का मतलब ये हो जाता है। जैसे यहाँ बोला गया, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बिगिन्स विद द मार्केटिंग टू डिटरमाइन व्हाट एग्जैक्टली द कस्टमर डिजायर फ्रॉम द प्रोडक्ट। यहाँ पे बिगिन्स विद द मार्केटिंग टू डिटरमाइन, हमको मार्केटिंग से लेकर के आगे भी डिफाइन होती है। यहाँ पे शुरुआत होती है कि हमारा जो कस्टमर है एक्जैक्टली उसको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट या उस प्रोडक्ट में उसको क्या चाहिए, किस सर्विस के लिए उस प्रोडक्ट का यूज कर रहा है, उसको किस प्रकार से यूज करेगा, उसके क्या काम आएगा, या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, या फिर उसके उस लाइफ में, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर के, वहाँ से शुरू होती है। जैसे यहाँ बोला गया, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम इसके इन्फॉर्मेशन को, उसके फीडबैक को, उसके रिव्यू को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और यहाँ बोला गया तो क्वालिटी QFD टीम मस्ट बी कंटिन्यूसली आस्क एंड आंसर द न्यूमेरस क्वेश्चन, हमेशा क्या होना चाहिए, उसको अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपने कस्टमर को लेकर के, या कुछ और भी चीज़ों को लेकर के हमेशा क्वेश्चन अपने कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे ये कुछ मेन क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोला गया, व्हाट डज द कस्टमर रियली वांट, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, एक तो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते होंगे या फिर आप कोई सर्विस देते होंगे, आप कोई टीचर भी हो सकते हैं, वो भी मान सकते हैं आप, वो भी सर्विस में आता है। तो वहाँ पे आप जो दे रहे हैं उससे जो कस्टमर है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपसे स्टूडेंट क्या चाहते हैं। यदि आप कोई सर्विस दे रहे हैं, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हैं, हम आपको उसको क्वेश्चन को कंटिन्यू रखूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। और यहाँ बोला गया ना, व्हाट आर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप चाहते क्या हैं, ये भी हमको हमेशा अपने आप में क्वेश्चन करना चाहिए। और यह हो सकता है मैं आपसे फीडबैक के रूप में आपसे कमेंट में पूछता रहता हूँ कि आपको और क्या चाहिए। ये सारी चीज़ हमारा कंटिन्यूअस क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। आर द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन यूज टू ड्राइव द डिजाइन प्रोसेस, क्या जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है क्या वो इस प्रकार की है ताकि मैं उसको डिजाइन प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ताकि लास्टली उसको हम मैन्युफैक्चर के दौरान अपने प्रोडक्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ये भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैं उसको डिजाइन प्रोसेस में उसको ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ। व्हाट कैन द डिजाइन टीम डू टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब यहाँ हमारे डिजाइन प्रोसेस में तो आ सकता है कि उसके लिए डिजाइन टीम को क्या करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, क्या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अचीव कर पाए, उसके लिए डिजाइन टीम को हमारे क्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है जब कि हम क्वालिटी फंक्शन को हम अपने प्रोडक्ट में डिप्लॉय कर पाएँ। यहाँ पे साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और आता है VOC, या फिर बोले वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है वो भी हमारे पास आता है, या फिर एक टॉपिक दिया जा सकता है कि वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है। तो ये होता है इनकम्पोसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर फीडबैक, उनके जो गैदरिंग वाला जो कस्टमर्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन या उनके फीडबैक को इकट्ठा करना, ताकि हम उनके कस्टमर के रिस्पांस को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या कस्टमर एक्सपीरियंस के थ्रू उसको इम्प्रूव कर पाएँ। ये होता है हमारा वॉइस ऑफ कस्टमर। मतलब कि क्या होता है, हमेशा देखिएगा, हमेशा किसी प्रोडक्ट में देखते होंगे तो वहाँ फीडबैक का ऑप्शन होता है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके जो कस्टमर, आप उससे निकले कस्टमर है, आपके वॉइस को, आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी डिजायर्ड क्या है, आपके रिक्वायरमेंट को वो जानना चाहते हैं, वही आपकी क्या होती है,
वो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक तो फीडबैक है या फिर आपके लिए एक कंप्लेन है, लेकिन उनके लिए क्या है, वो वॉइस ऑफ कस्टमर है, आपकी आवाज़ है जो आप उनसे मांगना चाहते हैं। तो ये हमारा वॉइस ऑफ कस्टमर का यहाँ छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं QFD के यदि हम क्वालिफिकेशन डिप्लॉयमेंट करते हैं उसके QFD क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। वो किस प्रकार से बढ़ता है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट्स फोकस ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब क्या है, इससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता है क्योंकि हमेशा क्या है, प्रोडक्ट को लेकर के हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे उनके कम्पिटेटिव इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली, जो कम्पिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, हमारे अलग जो कम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा वो कस्टमर के द्वारा भी हमारे पास आएंगी, क्योंकि हम अलग अलग कंपनी में जाके चेक नहीं कर पा रहे हैं उनका प्रोडक्ट कैसा उनका कैसा है। वो आपका कस्टमर बताएगा कि अच्छा आपके कम्पिटेटिव ये कर रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर हमको ये चीज़ चाहिए, तो आपके कम्पिटेटिव से आपको बेहतर बनाएंगे। उसके द्वारा क्या होगा, हमारा कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। आपके रिसोर्सेज क्या हैं उसको आप प्रियोरिटाइज कर पाएंगे आसानी से। आइडेंटिफाई द आइटम दैट कैन बी एक्टेड अपॉन, आप उन आइटम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिस पे हमको ज़्यादा वर्क करना है, जिस पर हमारे ज़्यादा फीडबैक आ रहे हैं, जिस पे रिव्यू आ रहे हैं, जिस पे ज़्यादा कंप्लेन आ रहे हैं, उस पर हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम उन आइटम को हम देख पाएंगे। स्ट्रक्चर्स रेसिडेंट एक्सपीरियंस और इन्फॉर्म एक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इन होम कर सकते हैं, इन द कॉर्पोरेट और इन द कंपनी, जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे अनुभव है, उसको हम यहाँ पे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस द्वारा हम क्या करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस द इम्प्लीमेंटेशन टाइम। अब हो सकता है उस चीज़ को आप ना समझ पाएँ कि हमको कौन कौन से प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में क्या इंप्लीमेंट करना है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो आपका कस्टमर बता दे रहा है कि हमको चीज़ ज़रूरत है, तो आप उसका वो टाइम बढ़ गया क्योंकि जो आपको सोचना था। तो यहाँ बोला गया डिक्रीज द मिड स्ट्रीम डिजाइन चेंज। आपको जो कई सारे प्रोसेस लेने पड़ते हैं, अच्छा इस बार मैं ये चेक कर रहा हूँ, फिर ये चेक कर रहा हूँ, फिर सिर्फ ये चेक करता हूँ। मान लो आप कस्टमर क्या चाहिए, थर्ड प्रोसेस वाला, आप जो थर्ड डिजाइन करते हैं वो चाहिए, और आप अभी सेकंड बैठ के हैं, तो कस्टमर आपको बताएगा कि नहीं हमको ये वाला एडवांसमेंट चाहिए, तो आप तुरंत उस वाले पे जंप करेंगे, ना कि आप बीच के प्रोडक्ट यहाँ पे बीच वाला डिवीजन चेंज करेंगे। तो ये कुछ होते हैं। लिमिट पोस्ट इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम, यहाँ पे ये थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है ताकि आपका टाइम हो जाए। अवॉइड फीचर डेवलपमेंट रिडंडेंसीज, जो आपके जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो उनके कमी है, उनको अवॉइड करता है आपके कस्टमर से। आपको जो आपकी QFD डिप्लॉयमेंट, जब आपने प्रोडक्ट को अच्छा इंप्रूव कर दिया तो आपका वहाँ पे जो डेवलपमेंट रिडंडेंसी है वो कम हो जाता है, वो आप पहले उसको प्राप्त कर ले रहे हैं। आइडेंटिफाई द फ्यूचर एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी, जो उस प्रोडक्ट के अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में उसको एप्लीकेशन करने हैं उसको आप तुरंत पा पाएंगे कि अच्छा हम इस प्रोडक्ट को इस प्रकार से डेवलपमेंट करें तो किसी और भी एप्लीकेशन में इसका कुछ प्रकार से और भी यूज हो सकता है। सरफेस मिसिंग अजम्पशन, यदि कोई अजम्पशन मिस हो रहा है तो आप उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ प्रमोट टीम वर्क, यहाँ पे हमारा जो टीम वर्क है वो भी प्रमोट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट्स कम्युनिकेशन एट इंटरफेस। एक मान लीजिए एक बेस हो सकता है, एक बेस है वहाँ पे वो हमारे हम क्या करते हैं उस पर कस्टमर से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बीच कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो हमारे जो टीम वर्क होते हैं उसमें प्रमोट होता है। अच्छा आज आपने ये चीज़ कर लिया, बेहतर है, आपने इस डिजाइन प्रोसेस को प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट कर पाए, ओह वेरी गुड। आइडेंटिफाई एक्शन एंड इंटरफेसेस, वही सारी साथियों हैं। क्रिएट ग्लोबल व्यू आउट ऑफ डिटेल। अब क्या करेंगे, या इसको अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को लेकर के एक ग्लोबल लेवल पर, एक ग्लोबल व्यू पर उसमें डिटेल ले पाएंगे, तो हमारा टीम वर्क प्रमोट करेगा। और प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन, अब आप आसानी से कस्टमर के नीड्स को जानते हैं, अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी को कस्टमर के हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रेशनल फॉर डिजाइन, आप डिजाइन के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं कि हमारे पास हमको डॉक्यूमेंट अपने प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी इंप्रूव किए हैं। और यहाँ पे एड्स स्ट्रक्चर इज इजी टू असेलमेंट, एड्स स्ट्रक्चर टू द इंफॉर्मेशन, अब हम सारी चीज़ें हो सकती हैं। अडाप्ट टू चेंजेज लिविंग डॉक्यूमेंट, हमने अपने चेंजेस को अडाप्ट किया, चेंज की जल्दी से, प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सेंसिटिव एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस होते हैं जिसको हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप ये मोटा मोटा तैयार किए कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। हमारा क्या होता है, अगर हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को डे बाई डे हम बेहतर कर रहे हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ करके उसको अपने डिजाइन प्रोसेस में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ला रहे हैं, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगा, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, हमारा टीम वर्क प्रमोट होगा और हमारा आसानी से डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रोवाइड हो पाएगा। तो कुछ यहाँ पे टर्म्स थे।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप कुछ % आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है 4 फेज ऑफ QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के 4 फेज, या फिर इसको कभी भी बोलते हैं लेवल क्या है, 4 लेवल ऑफ द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है, हम ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए पहला क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग। ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट से शुरुआत होती है, फिर यहाँ फेज 2 में हम पार्ट डेवलपमेंट करते हैं, फिर प्रोसेस प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पे एंड विथ प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्शन लॉन्च। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम एक प्रोडक्शन लॉन्च करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट आया, फिर उसको हमने डिज़ाइन को रिक्वायरमेंट किया, उसकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके पास से डिज़ाइन क्या क्या बनानी पड़ेगी हमको उसके लिए, क्योंकि समझ गए। लेकिन जब आपकी बात आई प्रोडक्ट में क्या क्या डिजाइनिंग में चेंज करनी पड़ेगी, उसकी यहाँ पे बात आती है। फिर ये हमारा आता है, फिर हमने ये चीज़ किया, फिर उसका हम क्या करेंगे, पार्ट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे क्वालिटी क्या है, पार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या इंप्रूव करेंगे, फिर की प्रोसेस ऑपरेशंस क्या क्या होंगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, फिर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए हमको प्रोडक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो वो यहाँ पे हमको ध्यान देनी होती है। इसमें जो पहला प्रोसेस है वो हमारा आता है प्रोडक्ट प्लानिंग का। द इनिशियल स्टेप ऑफ QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन्वॉल्व प्रोडक्ट प्लानिंग। क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग को यहाँ पे एक्सरसाइज से द्वारा इन्वॉल्व होता है, मतलब कि पहला हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग होती है। इट इज ए प्रोसेस टू एनालाइज यूजिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इसमें हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं कि दीज विद प्रोडक्ट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर द क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन व्हाइल डिजाइनिंग प्रोडक्ट। अब हम जो हमारे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उनके द्वारा हम कंपेयर करते हैं, क्या हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है वो इंश्योर मतलब उसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट के द्वारा उसके रिक्वायरमेंट से उसके डिजाइन प्रोसेस उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज तो नहीं होने वाली है, इसको हम इसको इंश्योर करते हैं। फिर इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द हाउस ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक टर्म हो रहा था हाउस ऑफ क्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फेज 1 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी मैं इसको डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये इसके द्वारा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हाउस ऑफ क्वालिटी बनाते हैं। अब हाउस ऑफ क्वालिटी क्या साथियों, इसको आप देखिएगा समझिएगा, मैं इसको यहाँ पे डाला हूँ, ये फेज 1 के अंदर आता है हाउस ऑफ क्वालिटी। यहाँ देख सकते हैं एक घर बना हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हाउस ऑफ क्वालिटी में क्या क्या होता है। हाउस ऑफ क्वालिटी इज साइमल्टेनियसली ए रिक्वायरमेंट ट्रांसफर टूल एंड कंटेनर फॉर द फेज स्पेसिफिक प्लानिंग एक्टिविटी। मतलब कि जो हाउस ऑफ क्वालिटी है ये रिक्वायरमेंट को क्या होती है, ट्रांसफर टूल, एक टूल के हिसाब से यूज होता है जो अलग अलग फेज स्पेसिफिक प्लानिंग, जो अलग अलग लेवल के प्लानिंग को एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे कंटेन करता है। अभी समझेंगे यहाँ पे क्या क्या आता है, एग्जांपल भी ले लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या आता है, इट रिकॉर्ड द ट्रांसलेशन ऑफ अ सेट ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट इनटू द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ डिराइव्ड आउटपुट रिक्वायरमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे उसको हम एक तरफ लिखते हैं, फिर उसके द्वारा हम उसको आउटपुट की ओर ले जाते हैं कि हमको चेंजिंग क्या करनी है। देखिए यहाँ पे और चीज़ बोला गया, हेल्पिंग अस टू विजुलाइजिंग इज इफ एनीथिंग इन द ट्रांसलेशन इज मिसिंग आर ऑफ बैलेंस। हमने रिक्वायरमेंट समझा, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखा, फिर उसको दोनों को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने में कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, वो यहाँ पे हम इसको विजुलाइज कर पाते हैं। यहाँ बोला सेकेंड, उसके दूसरा क्या है, देन प्रोसीजरली ट्रांसफर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इनपुट रिक्वायरमेंट इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द आउटपुट रिक्वायरमेंट। इनपुट रिक्वायरमेंट साथियों हमको उसमें क्या इनपुट करना है, फिर हमको उससे क्या लेना है, दोनों चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, और उसके महत्वपूर्ण क्या है उसको हम धीरे धीरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इनपुट करते हैं, डिजाइन को चेंज करते हैं, फिर आउटपुट में हम जो अपडेटेड वर्जन है उसको हम यहाँ पे पा रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हाउस ऑफ क्वालिटी देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट होती है हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट की, जिसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे जो कस्टमर की मांग से जो उनकी डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम इस साइड यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखिए हम उसके क्या लिखे, डिस्क्रिप्शन लिखे हैं कि हम प्रोडक्ट में हम जो हमारा प्रोडक्ट का डिजाइनिंग है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हमने इस प्रकार से लिखा। फिर इनके और इनके बीच एक रिलेशनशिप बनाएंगे कि इस डिमांड को लेकर के और इस स्पेसिफिकेशन को लेकर के क्या रिलेशनशिप है, कुछ कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, वही देखेंगे आप। फिर उसके बाद इन तीनों को लेकर के यहाँ पे देखते हैं, फिर उसको यहाँ पर बताते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, यहाँ के बीच, यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप, यहाँ पे कई सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, ड्यूरेबिलिटी मार सकते हैं, लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ देख सकते हैं कितना है,
इसके आप थर्मामीटर आप इसको कितना टेम्परेचर या फिर कितना टेम्परेचर बियर कर सकते हैं उसके बारे में अंदर लेकर के इसमें इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे आता है साथियों हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट लेकर किस प्रकार से प्रियोरिटाइज हैं, उनके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन हम इसको हम शो करने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पे प्रियोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, फिर हमको लगता है कि क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस टाइम टू इम्प्रूव इन द अवर प्रोडक्ट, तो हम उसको प्रियोरिटाइज करते हैं कि अच्छा मुझे सबसे पहले इस क्वालिटी को हमको ध्यान देना है, तो उसको प्रियोरिटाइज करते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करने की ओर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट था जिसका एक कस्टमर रिक्वायर चाहता है क्या कि हाई डिग्री ऑफ उसकी कंपेटेबिलिटी हो, ईज ऑफ ऑपरेशन, हम उसको आसानी से ऑपरेशन में ले पाएँ, कैपेबल ऑफ क्लोज टॉलरेंस मिनिमम, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कस्टमर को रिक्वायरमेंट को समझा। फिर उस प्रोडक्ट का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था उसको हमने इस साइड लिखा, जो भी स्पेसिफिकेशन था उसको हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बीच हमने यहाँ पे क्या किया, उसका इंटर रिलेशनशिप बनाया। देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे ये हुआ ट्रायंगल हुआ, सर्कल के बीच में डॉट है। अगर सर्कल विद डॉट है तो उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब उस पर हमको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है। 3 है तो मीडियम है, मॉडरेट मान सकते हैं, 1 है तो वीक है। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग नाम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 135 दिया गया है, आप 135 दे सकते हैं, या फिर अलग अलग सिंबल दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है रेटिंग देना, अभी अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। आगे यहाँ पे फिर बात आती है, देखिए यहाँ पे कैसा बात किया गया, जो डिग्री ऑफ कंपेटेबिलिटी थी और कस्टमर प्रायोरिटी थी, उसमें इनको कम क्या लगा, थोड़ा सा कम रिलेशनशिप लगा कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये चीज़ ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट में ये चीज़ फैक्टर डिपेंड करती है, तो नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने वीक दे दिया। यहाँ अच्छा थोड़ा सा ईज ऑफ ऑपरेशन और कस्टमर प्रायोरिटी थोड़ा सा इनको लगा कि हाँ मॉडरेट है, इसको हमको ध्यान देना चाहिए। हाई रिलायबल और कस्टमर प्रायोरिटी, इनको लगा कि हाँ ये चीज़ हमको सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए कि वो रिलायबल जो हमारा प्रोडक्ट हो, जो कस्टमर मांग रहा है कि हाईली रिलायबल पर हमको प्रोडक्ट चाहिए और ये कस्टमर प्रायोरिटी में पहले आना चाहिए, तो इन्होंने इसको यहाँ पे बोला कि स्ट्रांग 9 रेटिंग दिया हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग यहाँ पे रेटिंग्स को अपने इन्होंने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे रिक्वायरमेंट हो गए, ये हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने फिर से यहाँ पे रेटिंग की हुई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कस्टमर प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, हमारा जो फेल्योर मीन टाइम है वो कितना है 5000 आवर। इसमें फिर उन्होंने देखिए यहाँ पैसे गए, फिर यहाँ पे बोला गया बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, इनके बीच में यहाँ पे इन्होंने निकाला अच्छा ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों आपस में ज़्यादा रिलेशन यहाँ पे है, इनके बीच में ज़्यादा रिलेशन है, एक दूसरे से ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इन्होंने यहाँ पे फिर इसको भी यहाँ पे मार्क किया है, कैसे 9 यहाँ पे रेटिंग दे, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे शो किया है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, इस वाले प्रोडक्ट में देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंप्यूटर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा हाँ, हो सकता है हम थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मॉडरेट दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया कि हम यहाँ पे दिखाते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, यहाँ पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन थे उनके बीच में अलग अलग रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखिए इन्होंने अलग माना है, स्ट्रांग को +9 किया, मीडियम को +3 किया, वीक को ट्रायंगल से। और यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग था, यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स से यहाँ पे बात करती है +9 +3 -3 +9 -9, ये स्ट्रांग पार्ट भी दिखाता है, पार्ट भी दिखाता है, ये नेगेटिव दिखा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रांग नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये जो सिंबल्स हैं वो अपने हिसाब से चेंज हो सकते हैं। फिर यहाँ बोला गया कंपैरेटिव बेंचमार्किंग, जो अलग अलग कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं वो यहाँ पे हम इस तरफ दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे रिस्क फैक्टर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, कुछ प्रायोरिटी चेंज करते हैं, किसका हमारा ये चीज़ आता है, इसका हम इंपॉर्टेंट फैक्टर भी देते हैं। यदि आप इसके लिए अलग वीडियो प्रीफर कर सकते हैं और आसानी से मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा, उसको देखने के बाद ये टॉपिक और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, बस ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। फिर अगला तो हमारा डिजाइन डिप्लॉयमेंट। अब हमने क्या किया, वहाँ पे प्रोडक्ट प्लानिंग किया था, फेज 1 में हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्लानिंग किया, फिर उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन को डिप्लॉय करेंगे। इसमें हम 3 प्रकार से यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। पहला हमारा होता है सिस्टम लेवल पर। सिस्टम लेवल पर हमारा क्या होता है, इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन एंड देयर इम्पैक्ट ओवर द पार्टिकुलर सिस्टम और असेंबली। हम
टेक्निकल रिक्वायरमेंट को समझते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसको प्रोटोटाइज करते हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, फिर हम ये भी देखते हैं कि ये पार्टिकुलर सिस्टम असेंबली पर किस प्रकार से इम्पैक्ट करने वाली है। तो हमारा यह हो गया सिस्टम लेवल पर। फिर आता है हमारा सब सिस्टम लेवल। यहाँ बात करें तो यहाँ बोला गया द कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सब सिस्टम। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इनको थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं, फिर उसके लिए हम एक अलग लिस्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सब सिस्टम लिस्ट, रैंक। फिर स्टडी के हिसाब से उनको हम कंपोनेंट, क्रिटिकल कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमारा आता है कंपोनेंट लेवल। हमने सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया, फिर सिस्टम को सब सिस्टम को हमने कंपोनेंट लेवल पर लाया ताकि हम लो लेवल से हम इसको हाई कर पाएँ, मतलब कि इम्प्लीमेंट कर पाएँ। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देन फिगर आउट इन द टर्म्स ऑफ परचेड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को परचेज करने वाले हैं उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दस प्रोवाइड्स एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द सप्लायर्स। फिर ये हमारे जो कंपोनेंट होते हैं इसको हम क्या करते हैं, सप्लायर के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ताकि उस प्रकार से हमको कंपोनेंट मिल पाएँ। फिर उसको हम अपने प्रोडक्ट में ला करके, डिजाइन में ला करके हम एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी बना पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। फिर आता हमारा प्रोसेस प्लानिंग। हमने डिजाइन को डिप्लॉय करना कोशिश किया, फिर इसको हमने प्लानिंग को प्रोसेस में कैसे लाया उसको ध्यान दीजिएगा। नाउ कम द प्रोसेस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द QFD, क्वालिफिकेशन डिप्लॉयमेंट। दिस फेज इवेल्युएट द correlation between the various process of our steps and the technical and functional specification of the product. यहाँ correlation between the various process or steps and the technical and functional specification, प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे और उसको डिजाइन को प्रोसेस में लाने के लिए कुछ अलग अलग प्रोसेस और स्टेप हमको लेंगे, तो इनके बीच इस फेज में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बैठाया जाए। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच मीट्स द पार्ट्स रिक्वायरमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो रिक्वायरमेंट है, जो किस पार्ट की रिक्वायरमेंट है, किस पार्ट की रिक्वायरमेंट में कौन सा प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है कि एक अच्छे मैनर में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसके बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम कैसे उसको रिक्वायरमेंट को या फिर जो बोलते हैं कैसे प्रोसेस में इसको आइडेंटिफाई करें, क्या चीज़ इसमें डेवलप करें कि अच्छा प्रोडक्ट हमारा बन पाए। तो यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग में हमारा ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं देखिएगा, एनालाइज द क्रूशियल प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करते हैं, फिर जो प्रोसेस का फ्लो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फाइंड आउट द नीड फॉर प्रोडक्शन इक्विपमेंट। प्रोडक्शन इक्विपमेंट में कौन कौन से हमको नीड्स होनी चाहिए उसको हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें। फिर उसको डेवलप द फ्रेमवर्क फॉर द क्रिटिकल प्रोसेस, उसका जो क्रिटिकल प्रोसेस है उसके हम फ्रेमवर्क को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग में ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। अगर बात करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। ये क्वालिटी फंक्शन को डिप्लॉय करने में, क्वालिटी को डिप्लॉय करने में लास्ट फेज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस डिटरमाइन करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा कैसे होने वाला है उसके दौरान प्रोडक्ट क्वालिटी को हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या बोला गया, क्वालिटी टारगेट्स आर डिसाइडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन जब हम प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं उसके द्वारा यहाँ पे क्वालिटी टारगेट्स को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो यहाँ पे डिफाइन करती हैं या फिर रिलेट करती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जामिन द क्रूशियल टेक्निकल एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो क्रूशियल टेक्निकल यहाँ पे प्रोसेस है उनको हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं या फिर उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसको प्रोसेस कंट्रोल को मेथड को हम यहाँ ढूंढते हैं कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है कंट्रोल के लिए। फिर हम एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोसेस एसोसिएटेड पैरामीटर्स, फिर हम यहाँ पे उसका एनालिसिस और टेस्टिंग करते हैं, कहाँ किसके प्रोसेस और उसके एसोसिएटेड पैरामीटर्स की यहाँ पे टेस्टिंग और एनालिसिस करते हैं, ताकि हम एक लास्टली हम जो सर्विस हमारी हो या जो हमारा प्रोडक्ट हो एक बेटर क्वालिटी हमारा उसमें आ पाए। तो यहाँ पे ये फेज थे देखिएगा, फेज 4, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। यहाँ पे आपको 4 लेवल के नाम में भी आ सकता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है देखिएगा, कस्टमर रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्ट प्लानिंग मैट्रिक्स आता है, सब क्वालिटी यहाँ पे बात करते हैं। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पार्ट डेवलपमेंट मैट्रिक्स आता है। फिर यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हम 4 लेवल में यहाँ पे बातें होती हैं। तो हमारी हो गई क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की। अब एक टॉपिक हम यहाँ पे और डिस्कस करने वाले हैं, सोच रहा हूँ इसी वीडियो में आपको डिस्कस कर दूँ, तो आपको अलग से वीडियो आपको ज़्यादा स्टडी ना करना पड़े और बार बार वीडियो ना देखने पड़े। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी, बिल्कुल आसान से यहाँ पे ये पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसको हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी क्या होती है। तो यहाँ पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस।
तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस एक टॉपिक भी आपका क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस इज एन इंडेक्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट कन्फर्म टू द डिजाइन। ये क्या है, एक इंडेक्स है जिसके द्वारा जो हम वो डिजाइन को या फिर प्रोडक्ट विच द प्रोडक्ट कन्फर्म टू द डिजाइन, जिस पर हम प्रोडक्ट डिजाइन को कन्फर्म करता है कि हमको एक इंडेक्स बना लेते हैं, उसमें डिजाइन में क्या चेंजिंग होने वाली है, उस प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग होने वाली है और क्या डिजाइनिंग की जा सकता है, वो उसको कन्फर्म करती है, उसमें हम उसको देख के पता करते हैं। ऑल क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आर एम टू अचीव द क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। बोला गया कि ऑल क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी ऑल पूरे क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ये उसमें एम किया जाता है कि हम उसी क्वालिटी को हम क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस को अचीव कर लें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। हाउएवर द क्वालिटी कन्फॉर्मेंस आल्सो कास्ट मनी, ये भी क्या करती है, मनी को कास्ट करती है। तो इसलिए हम यहाँ बोला गया है कि एज अ सच द क्वालिटी मैनेजर हैज़ टू कीप स्ट्रिक्ट वाच दीज कास्ट। तो यहाँ क्वालिटी मैनेजर जो हैं वो हमेशा पूरा तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं कि इस कास्ट को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई या फिर कहीं उसको एनालाइज करते रहते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा कास्ट जाने वाली है, किस चीज़ में लो होने वाली है, इसको कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बातें होती हैं। ही शुड प्लान हिज क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम इन सच वे, ऐसा यहाँ पे उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम करते हैं ताकि वो ओवरऑल क्वालिटी कास्ट को मिनिमम कर पाएँ। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर दिस इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू नो द व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द क्वालिटी कास्ट, कि वहाँ पे क्वालिटी कास्ट या कौन कौन से क्वालिटी कास्ट के फैक्टर्स हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए हम भी जान लेते हैं हमारी क्वालिटी कास्ट किस किस बातों पर डिपेंड करता है। साथियों, जैसा आपके लिए पता है कि हम कितना मेहनत करके पीपीटी बना करके आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके आपके वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप अप्रिशिएट करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो पाएँ और सभी दोस्तों तक आपकी वीडियो पहुँच पाएँ। तो यहाँ पे हमारा क्या जाता है, कास्ट ऑफ क्वालिटी, ये समझना है क्या होता है और किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कास्ट ऑफ क्वालिटी इज ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द कास्ट कंपनीज इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट फेल टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मान लीजिए आपके द्वारा आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फेल कर गया, मीट करने में फेल कर गया, तो उसको फिर से या फिर कहें उसको अच्छे कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, उस सामान को फिर से या फिर कहें गुड्स को प्रोड्यूस करने में और उसके साथ साथ हमको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ रिक्वायरमेंट समझ के साथ उस प्रोडक्ट को यहाँ पे इंश्योर करने में क्या क्या कास्ट आने वाली है, वो हमारी कहलाती है कास्ट ऑफ क्वालिटी। तो कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी बनाम वर्सेज पुअर क्वालिटी, यहाँ पे गुड क्वालिटी क्या होती है, पुअर क्वालिटी क्या होती है, वो भी आप समझ में आ जाएगी। कास्ट ऑफ क्वालिटी है 4 मेन कंपोनेंट्स, वहाँ पे 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमने 2 बकेट में रखा है, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। अगर हम उनको 4 में लें तो यहाँ पे कुछ, अगर उनको हम साथ में लें तो 4 मेन कास्ट क्वालिटी यहाँ पे एड अप होती हैं उस टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी को डिपेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं गुड क्वालिटी की। तो यहाँ पे कौन कौन से आती हैं गुड क्वालिटी कास्ट, क्या होती है यहाँ पे अप्रेजल कास्ट और प्रिवेंशन कास्ट, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे गुड क्वालिटी, यहाँ पे बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी, यहाँ पे आती है कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी में कौन कौन से, अप्रेजल कास्ट और प्रिवेंशन कास्ट। अभी हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बैड क्वालिटी की बात करें, पुअर क्वालिटी में हमारी आती हैं इंटरनल फेलियर कास्ट और एक्सटर्नल फेलियर कास्ट, जो हमारी आती हैं कास्ट ऑफ बैड क्वालिटी। अभी आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि मैं इस पर आप भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या हुआ, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, विद इन द कंपनी होती है। हम उसमें क्या कर रहे हैं कि क्वालिटी को गुड करने में, अच्छा करने में प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुड क्वालिटी बढ़ाने, क्वालिटी को गुड करने में जो कास्ट आती है यहाँ पे आता ही है। और ये चीज़ क्या होती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुँच गया, उसके बाद जो वो यहाँ पे या फिर प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे कुछ फेलियर आ रहा है, तो हमारी क्या हो जाती है बैड क्वालिटी, बैड मतलब कि पुअर क्वालिटी, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो जाती है। तो यहाँ पे उसको हम फेलियर कास्ट भी बोलते हैं। तो अगर इसको एक प्रकार से और बोलना चाहें तो हम इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, अप्रेजल कास्ट, प्रिवेंशन कास्ट और फेलियर कास्ट। फिर फेलियर कास्ट में पढ़ेंगे तो हम उसमें बोलेंगे इंटरनल फेलियर कास्ट और एक्सटर्नल फेलियर कास्ट। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे अप्रेजल कास्ट, प्रिवेंशन कास्ट की क्या होती है। तो एक्टिविटीज प्लान्ड एंड डिजाइन बिफोर ऑपरेशन टू गारंटी गुड क्वालिटी एंड प्रिवेंट बैड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। मेन चीज़ क्या बोला गया कि हमको यहाँ पे प्रोडक्शन के पहले या फिर जो हम प्लान करते हैं एक्टिविटी या फिर जो डिज़ाइन करते हैं,
ताकि हम एक गारंटी के द्वारा हम एक गुड क्वालिटी को यहाँ पे बना पाएँ, ऑपरेशंस को हम दे पाएँ। तो हमारी आती है प्रिवेंशन कास्ट में, क्योंकि हम पहले से वहाँ पे अवेयर हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, हम डिजाइन और रिव्यू करते हैं, क्वालिटी एंड रिलायबल ट्रेनिंग देते हैं अपने टीम मेंबर्स को, एम्प्लॉइज को, तो वो भी हमारी क्या है प्रिवेंशन। हम कोशिश करेंगे ना कि हमारा प्रोडक्ट जिससे अच्छा पहले से बना रहे और बाद में हमारा प्रोडक्ट गड़बड़ ना हो। क्वालिटी प्लानिंग इंक्लूडिंग वेंडर क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी को हम प्लान कर रहे हैं, साथ साथ में जो वेंडर्स हैं उनकी भी क्वालिटी प्लानिंग को हम समझ रहे हैं। डिजाइन डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट, डिजाइन कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी मेजरमेंट है उनके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और टेस्ट इक्विपमेंट को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारे क्या हो रहा है, पहले से हम अवेयर हो रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ऐसे एग्जाम्पल है कुछ, इनके दौरान अगर हम ये चीज़ें ले रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन, ये सारी चीज़ें हम पहले से कर रहे हैं, तो हमारे आती हैं प्रिवेंशन कास्ट में। कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट, ये भी कैलिब्रेट करते हैं। क्वालिटी एडिटिंग, एक्विजिशन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्वालिटी डाटा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्रामर्स एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग, प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी प्लान्स, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स, ये हमारे क्या होते हैं, हम इसको प्रिवेंशन में लेते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ कर रहे हैं, इसमें जो कास्ट लग रही है वो हम बोलते हैं प्रिवेंशन कास्ट। पहले से अवेयर हैं कि हम प्रोडक्ट को हम पहले से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें, डिजाइन से ही, डिजाइनिंग और जब हम एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं तभी से हम यहाँ पे लगे हुए हैं। बाय द वे इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आती है एवरेजल कास्ट। यहाँ पे अप्रेजल कास्ट क्या होती है, मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑपरेशन टू डिटरमाइन द कन्फॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ क्या हुआ, मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर एक्टिविटी को ड्यूरिंग, जब कोई ऑपरेशन चल रहा है उसके दौरान हम उसकी मेजरमेंट लगे हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हर एक्टिविटी को, तो वहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पा सकें, क्वालिटी रिक्वायरमेंट को हम पा पाएँ, अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल पाए। उसमें भी कुछ कास्ट लगती नहीं लगती, कुछ चीज़ें आप इसमें क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, कुछ डिप्लॉय करेंगे, कुछ मान लीजिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत हो गई, सारी जाती है हमारी अप्रेजल कास्ट में। ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, यहाँ पे देखिए आप लैब यहाँ पे करेंगे, लैब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, और ऑल्सो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग इन हाई टेक इन्वायरमेंट। और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पे लैब है वो हाई टेक इन्वायरमेंट की है, तो हमें कुछ कास्ट आएंगे नहीं आएंगी, उसको बोलने क्या है अप्रेजल कास्ट। क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ऑपरेशन की बात हो रही है। मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, टेस्ट इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वहाँ भी हम अप्रेजल कास्ट के अंतर्गत आता है। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ टेस्ट एंड इंस्पेक्शन रिजल्ट, लाइन इक्वालिटी इंजीनियरिंग और वेंडर रिजेक्ट। अरे मान लीजिए वेंडर रिजेक्ट कर रहा है तो हमारे किस में आएगा, अप्रेजल कास्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ वेंडर की बात हो रही है, कस्टमर की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है अप्रेजल कास्ट में। तो आई होप कुछ यहाँ पे आपको डिफाइनेशन मिली होगी कि हमारा प्रिवेंशन कास्ट क्या हो गया, अप्रेजल कास्ट क्या हो गया। अब हम बात करते हैं फेलियर कास्ट में। फेलियर कास्ट में क्या आती हैं, दो हमने बात किया था, पहले बात किया था इंटरनल फेलियर कास्ट और दूसरा हमने बात किया था एक्सटर्नल फेलियर कास्ट में। तो ये बात करते हैं इंटरनल फेलियर कास्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रेमेडीज डिफेक्ट डिस्कवर्ड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस में कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें जो हमने डिफेक्ट है उसको हमने डिलीवरी के पहले हमने समझ लिया कि अच्छा यहाँ पे ये डिफेक्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसमें जो खर्च होंगे उसको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कास्ट। जैसे यहाँ पे बोला गया कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने पाया कि जो कुछ गुड्स हैं वो कुछ जो सामान थे फाल्टी हैं या फिर स्क्रैप हैं या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं, तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, जो टेस्ट और इंस्पेक्शन के दौरान हमको ये मिला, तो वो भी कोई कास्ट लेगा, या फिर उस पर जो कास्ट हमारी खर्च हुई थी वो क्या है, इंटरनल फेलियर कास्ट में आई। रीवर्क और रिपेयर, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें फिर को रिवर्क करना पड़ रहा है, फिर से रिपेयर करना पड़ रहा है, फिर उसकी डिज़ाइन चेंज करनी पड़ जा रही है। ट्रबल शूटिंग और डिफेक्ट फेलियर एनालिसिस, फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम किस कारण से वो हमारा जो फेलियर हुआ है उसका जो कारण था उसको हम पता कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कास्ट खर्च होगा। रीइंस्पेक्शन एंड रीटेस्टिंग, फिर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा फिर उसको हम रीइंस्पेक्ट करेंगे, फिर उसकी रीटेस्ट करेंगे कि हमारा वो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट से मीट कर नहीं कर रहा है। डाउनग्रेडिंग या डाउन टाइम, डाउनग्रेडिंग मतलब डाउन टाइम के साथ क्या होता है कि हमारा जो मान लीजिए हमारा ग्राफ था वो नीचे जा रहा है, आसानी से अगर हमारा प्रोडक्ट सही नहीं हुआ तो हमारा जो लॉस होगा वो क्या होगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो डाउनग्रेड हो जाएगा और हमारा जो टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारी चीज़ें आती हैं मेरी इंटरनल फेलियर कास्ट में, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं, हमने डिलीवरी से पहले इसको हमने पता कर लिया, फिर उसको हम दूर करने का उपाय कर रहे हैं। अब आगे बात आती है एक्सटर्नल फेलियर कास्ट में। इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट डिस्कवर्ड बाय द कस्टमर आफ्टर द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहाँ पे क्या किया कि कस्टमर ने प्रोडक्ट रिसीव किया, फिर उसको ये लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये डिफेक्ट है, फिर वो क्या करेगा, आपको कंप्लेंट करेगा, कुछ करेगा।
अब क्या हुआ, वो भी तो आपने गारंटी दी हुई नहीं, फिर उसमें आप गारंटी क्लेम करेगा, फिर आपके पास फिर कास्ट बढ़ जाएगी, तो हमारे आती है एक्सटर्नल फेलियर कास्ट में। यहाँ पे क्या बात होती है, जैसे आप कंप्लेंट्स हो गया, डीलर या फिर जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे रहा है, फिर रिटर्न कर दे रहा है, कमीशनिंग फेलियर्स, और जो फेलियर्स है उसका कमीशन, फिर उस कमीशन मांग रहा है, भाई मैंने इतना टाइम कर दिया, उसको भी आप कमीशन देना पड़ेगा। वारंटी क्लेम्स कर रहा है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी कंपनसेशन, फिर आपकी जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी है वो भी आप कंपनसेट करना पड़ेगा। कंसेशन, लॉस ऑफ सेल्स, आपकी सेल्स भी लॉस होगी, फिर रिकॉल द कास्ट, और उसको फिर यहाँ पे कास्ट को फिर रिकॉल करना पड़ेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे ये एक्सटर्नल फेलियर्स में आता है। जैसे आप मान सकते हैं, आपने कोई फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे रिसीव ऑर्डर किया, तो सारी चीज़ें तो वहाँ पहले है कि पहले जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो एक पहले जो मैन्युफैक्चर होने से पहले उन्होंने ध्यान दिया कि अच्छा इस प्रोडक्ट हमको इस प्रकार से डिज़ाइन करना है, तो हमारा आ गया किसमें, प्रिवेंशन कास्ट में। फिर उन्होंने जब बना रहे थे तो फिर उन्होंने ध्यान दिया पूरा चीज़ कि अच्छा एंड प्रोडक्ट हमारा जो सही होना चाहिए। अच्छा उसके दौरान जो खर्च आया वो हमारा अप्रेजल कास्ट में चला गया। फिर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, फिर उसको हमने टेस्ट किया, इंस्पेक्शन चलाया, लेकिन अभी कस्टमर को वो डिलीवरी तैयार था लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई थी। फिर उसमें कुछ प्रोडक्ट पाया गया कि अच्छा ये प्रोडक्ट, ये जो हमारा बैच था कोई प्रोडक्ट इस तरह से ये स्क्रैप हो गया, रिजेक्ट हो गया, या फिर इसकी जो डिजाइनिंग है वो गड़बड़ हो गई है, तो क्या हुआ, वो भी हमारा फेलियर हुआ। अब वो जो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, फेल हो गया, डिजाइन में हमारा जो रिक्वायरमेंट्स को फेल कर गया, तो हमारा इंटरनल फेलियर कास्ट में आया। अगर वही प्रोडक्ट हमारे पास कस्टमर के पास आ गया, फिर आप उसको रिप्लेसमेंट डालते हैं, फिर यहाँ पे सोचते हैं रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट को, रिटर्न कर देते हैं, या फिर आप गारंटी या फिर आपको कस्टमर सर्विस के लिए कंप्लेन करते हैं, वो सारी हमारी आती है एक्सटर्नल फेलियर कास्ट में। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ पाए होंगे कि हमारा क्या होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं साथियों, ये हमारे जो आ रहे हैं ये हमारे कास्ट ऑफ बैड क्वालिटी हो जाती हैं, और यहाँ पे आती हैं दोनों कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसके तरह मैं आपको एक ग्राफ समझाना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से डिपेंड करता है, कितना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सर्विस के लिए। यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं 1, 10 एंड 100 रूल। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ बोला गया कि यदि हम कास्ट ऑफ प्रिवेंशन, या फिर इसको बोलते हैं यहाँ पे कास्ट ऑफ प्रिवेंशन हो जाएगा, करेक्शन, या फिर यहाँ हो जाता है अप्रेजल, यहाँ बोल सकते हैं इसको कास्ट ऑफ अप्रेजल। हम क्या कर सकते हैं, अगर वहीं पे हमारा जो कास्ट है, प्रिवेंशन कास्ट हमारा $1 है, सिर्फ 1 रुपये लग रहा है, 1, मान लीजिए हम पहले से जागरूक हैं, हमने डिजाइन में थोड़ा ध्यान दिया, वहाँ पे ₹1 ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ठीक है, वो सही है, हमने हमारे ₹1 खर्च हुआ। लेकिन वहीं पे अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर अप्रेजल कास्ट हमारा अगर बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा $10। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, वहीं आगे चल के हमको यहाँ पे ₹10 खर्च करना पड़ेगा सेम डिफेक्ट को यहाँ पे फिक्स करने के लिए, या फिर उसको मिस्टेक को फिर से सही करने के लिए, वहाँ पे हमको ₹10 खर्च करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ भी ध्यान नहीं दिया और प्रोडक्ट हमारा कस्टमर तक बढ़ गया और कास्ट ऑफ फेलियर में आ गया, या फिर इंटरनल फेलियर, कास्ट फेलियर, तो यहाँ पे आपको मुझसे कई गुना पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना, ₹100 यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे सेम प्राइस के लिए। यहाँ पे $100 लिखा है, मैंने आपको रुपये में बता रहा हूँ। तो ये 1 और 10 रूल होता है, इसलिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं कि हम यहाँ से ही शुरुआत से जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वहीं पे अपना हम फीडबैक लें, वहीं पे उसको हम इंप्रूव कर लें, ताकि हमारा जो अप्रेजल कास्ट है वो हमको ना खर्चना पड़े, और यदि वहाँ भी रह गया है तो उसके बाद अगर हमारा इंटरनल फेलियर है, फिर एक्सटर्नल फेलियर हो रहा है, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसे खर्च करना पड़ेंगे। सोचिए, आपने फ्लिपकार्ट को ऑर्डर किया, फिर उसने आपको क्या किया, एक सर्विस या डिलीवरी बॉय के द्वारा आपके पास प्रोडक्ट आया, उसके द्वारा यहाँ पे उन्होंने कुछ चार्ज दिया, नहीं दिया उसको, फिर आपने प्रोडक्ट बोला अच्छा ये डिफेक्ट हो गया है, फिर वो प्रोडक्ट ही जाएगा, फिर वो कौन सा ले जाएगा, वो जो डिलीवरी बॉय है वो ले जाएगा, फिर उसका जो सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, फिर वो तो सेम रहेगा, लेकिन आप उसको पे नहीं करने वाले हैं। फिर प्रोडक्ट कंपनी के पास जाएगा, फिर साथ में क्या हुआ, अब वो प्रोडक्ट फिर उसको डिजाइन किया, उससे इंस्पेक्ट किया गया, पता चला प्रोडक्ट का यूज का नहीं है, तो जो प्रोडक्ट कंपनी क्या किया गया, पहले आपके पास भेजने का पैसा लगा, फिर उसके पास आने का पैसा लगा, साथ हमने उसको कंप्लेन किया, कंप्लेन जो कस्टमर सर्विस ने रखा उसको भी खर्च करना पड़ा। ये सारी चीज़ यहाँ पे इस प्रकार से आपके फेलियर कास्ट को बढ़ाती हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कस करना चाहा था। तो ये 1 एंड ये आपके सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, आपके नॉलेज में रहने के लिए, इसलिए मैं इसको आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पे बात करती हैं। यहाँ पे लो कास्ट की ग्राफ, इधर हमारी कास्ट है, यहाँ पे हमारी कास्ट है, यहाँ पे हमारी क्वालिटी है। क्वालिटी हमारी इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे कास्ट क्या होगी, लो लगेगी। जैसे बोला गया प्रिवेंशन जो अप्रेजल कास्ट होगी उसमें हमको कुछ करना नहीं है, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया और हमारा जो कास्ट आया लोअर कास्ट आया। लेकिन ये दोनों कास्ट तो हमारे लो आए जब हम पुअर क्वालिटी के यहाँ प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा फेलियर कास्ट था वो सबसे ज़्यादा आया,
क्योंकि जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो फेल होंगे, कहीं एक्सटर्नल फेलियर होगा, कहीं इंटरनल फेलियर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फेलियर कास्ट होगा वो बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम अप्रेजल और प्रिवेंशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा पुअर क्वालिटी का मिलेगा। पुअर क्वालिटी होने के साथ साथ हमारा जो फेलियर कास्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा टोटल कास्ट क्या हुआ, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? टोटल कास्ट हमारा बढ़ गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हमने क्या किया कि हमने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया प्रिवेंशन और अप्रेजल कास्ट में, हमने क्या सोचा, हमने पहले से लेकर चला कि हमको एंड प्रोडक्ट हमको बेटर क्वालिटी का बनाना है, बेटर क्वालिटी का बनाना ही बनाना है। हमने क्या किया, एक्सेप्शनल क्वालिटी को ले गए अपने प्रोडक्ट को, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया। उसके लिए हमने इस दोनों पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया। किस पे खर्च किया? प्रिवेंशन और अप्रेजल कास्ट पे, इस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे फेलियर कास्ट था वो तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो कंप्लेन ज़्यादा आएंगे नहीं ना। जो क्वालिटी हमारा जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हुआ उसमें भी कोई फेलियर नहीं आया, कस्टमर भी उसको पसंद कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ, फेलियर कास्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा क्या हुआ, जो ये कास्ट था वो बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा जो टोटल कास्ट है वो भी यहाँ पे हाई कॉस्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिनिमम यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक हमने पॉइंट दिखाया, क्या स्वीट स्पॉट इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम फेलियर कास्ट और प्रिवेंशन अप्रेजल कास्ट को मिनिमम रख करके यहाँ पे एक मिड टर्म का एक या कहें मॉडरेट क्वालिटी का हम यहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारा ग्राफ है साथियों, इसको ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसको बताने की ज़रूरत समझिए। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका हेल्प ले सकें। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले पहुँचे और आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको यदि कोई फीडबैक देना हो, यदि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई क्वालिटी, यदि आप कोई और विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।